नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ये 46वां भाग है। इसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। एशिया महाद्वीप के खनिजों एवं ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप में कृषि। तो जैसा कि हम जानते हैं, एशिया महाद्वीप के जो अधिकांश देश हैं वो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। अधिकांशतः देशों की, केवल जापान को छोड़ दिया जाए तो जापान को छोड़कर एशिया के अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि पर आधारित है। एशिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। जैसा कि हम जानते हैं, जापान में कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण वो क्या है, ज़्यादातर उद्योग धंधों पर निर्भर करते हैं। बल्कि अन्य जो देश हैं जैसे चीन है, भारत है, या जो अन्य देशों की अगर हम बात करें, श्रीलंका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे क्या हैं, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। अब जैसा कि हम जानते हैं, कृषि प्राचीन मानव का सबसे प्राचीन व्यवसाय हम कह सकते हैं। कृषि है वो मानव का सबसे प्राचीन व्यवसाय है, यानी इसको हम प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं। कृषि क्या है? सबसे प्राचीन व्यवसायों में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह है, इसी कारण क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप जिनमें हम प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी या प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, भूमि से फसल उत्पादन किया जाता है, या इसके अलावा पशुपालन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनको भी किस में सम्मिलित किया जाता है? कृषि में सम्मिलित किया जाता है। फसलों उत्पादन, इसके अतिरिक्त पशुपालन भी किसका अंश है, हिस्सा है, वो कृषि का ही हिस्सा है, यानी पशुपालन भी इसमें साथ साथ में किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त जो विविध प्रकार के कृषि कार्यों के लिए जो चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे भूमि की बनावट है, मृदा का उपजाऊपन है, मिट्टी की बनावट, या इसके अलावा जलवायु जो है वो कृषि को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। यानी मृदा का उपजाऊपन, और इसके अलावा विशेषतः जलवायु, जिसमें वर्षा है, आर्द्रता है, तापमान है, वो सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मिट्टी की बनावट, मृदा की बनावट, या मृदा का उपजाऊपन, या इसके अलावा जो जलवायु है, वो कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। पहले हमें क्या है, कृषि, हम एशिया महाद्वीप की कृषि के बारे में पढ़ें, फसलों उत्पादन के बारे में पढ़ें, तो कृषि की सामान्य जो जानकारियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना भी हमारे लिए आवश्यक है। सामान्य जो बातें कृषि से संबंधित हैं उनके बारे में भी जान लें। इस प्रकार जो इसके अलावा कृषि के साथ फसलों का चयन है, कृषि की पद्धति है, यानी कौन कौन सी फसलें किस मौसम में, किस प्रकार की जलवायु में बोई जा सकती हैं, कौन सी जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो कौन से क्षेत्र पर लागू की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, कृषि को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एशिया विश्व का सबसे बड़ा स्थलखंड, या इसको हम महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके ऊपर जो जलवायु से संबंधित या मृदा से संबंधित, धरातल से संबंधित अनेक प्रकार की जो विविधताएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसके आधार पर क्या है, कृषि में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये जो कृषि की पद्धति है, फसलों का चयन है, उत्पादन की विधियां हैं, उद्देश्य हैं, या जो मानवीय कारक हैं वो भी कृषि के उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हैं वो डालते हैं। तो उनके प्रभाव से ही कृषि में विभिन्न प्रारूप हैं वो विकसित होते हैं। अब जैसे कृषि है वो एशियाई देशों का परंपरागत व्यवसाय रहा है, क्योंकि एशियाई देशों में जनसंख्या ज़्यादा है, तो भरण पोषण के लिए यहाँ पर कृषि
और विशेषतः खाद्यान्न कृषि का अत्यधिक महत्व हम कह सकते हैं भी एशियाई देशों में खाद्यान्न कृषि का अत्यधिक महत्व हो रहा है। खाद्यान्नों का उत्पादन है वो ज़्यादा किया जाता है, जिसमें चावल है, गेहूँ है, ये मुख्य खाद्यान्नों में हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा एशिया के जो, जैसे मैंने बताया आपको, जापान को छोड़कर बाकी एकमात्र जो विकसित देश है वो जापान है। उसके अलावा जो देश हैं वो सारे के सारे क्या हैं, विकासशील श्रेणी में आते हैं। और विकासशील श्रेणी में उन देशों का जो मुख्य व्यवसाय है या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो कृषि है, यानी कृषि यहाँ पर ज़्यादा की जाती है। और एशिया के अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो जैसे हम प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन कृषि है उसका आदिम स्वरूप था। अब धीरे धीरे क्या है, इसमें जो नई नई वैज्ञानिक तकनीकें जुड़ती गई हैं, कृषि तकनीकें जुड़ी हैं, जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग है, रासायनिक खादों का प्रयोग है। इसके अलावा जो मशीनों का, कृषि यंत्रों का प्रयोग है, उसमें धीरे धीरे क्या है, वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण कृषि के प्रारूप में, कृषि का जो स्वरूप है उसमें वृद्धि हुई है। क्योंकि इससे क्या, कृषि भूमि का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ है, उत्तम बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बहुत सारे जो मशीनी, इसके अलावा तकनीकों का प्रयोग भी कृषि में किया जाने लगा है, जिससे क्या है, कृषि स्वरूप में वृद्धि हुई है। अब एशिया में अगर कृषि उपयोगी भूमि की हम बात करें तो कुल जो कृषि उपयोगी भूमि है, यानी पूर्णतः जो क्षेत्रफल है या पूरा क्षेत्रफल है, उस पर तो कृषि की नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें कहीं पर्वतीय भूमि है, कहीं पठारी क्षेत्र हैं। इसके अलावा अन्य उबड़ खाबड़ जो भूमियाँ, बंजर भूमि होती है, वन क्षेत्र होते हैं, उनमें कृषि नहीं की जा सकती। तो कृषि भूमि और कुल क्षेत्रफल में अंतर होता है। अब कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, यानी एशिया में कुल कृषि योग्य भूमि की बात करें तो लगभग ये 96,000 हेक्टेयर करोड़ यहाँ पर कृषि भूमि है वो उपलब्ध है खेती के लिए। 93 करोड़ हेक्टेयर एशिया कुल कृषि योग्य भूमि, ये है 93 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि है वो एशिया में कुल कृषि योग्य भूमि है, जो कि लगभग 93 करोड़ हेक्टेयर है। अब एशिया महाद्वीप की जनसंख्या की कृषि में संलग्नता की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप की लगभग 65% जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है। एशिया महाद्वीप की 65% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, यानी आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या है एशिया महाद्वीप की वो कृषि कार्य में लगी हुई है। जैसा कि हमने देखा, केवल जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था वो पूर्णतः किस पर आधारित है, उद्योगों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम है। इसके अलावा वो एक विकसित देश भी है, तो वहाँ पर कृषि पर आधारित कम पाए जाते हैं। बाकी अन्य देश हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था है वो उसका मुख्य आधार क्या है, कृषि है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार भी बहुत अधिक है। एशिया में कृषि जो भूमि है उसके ऊपर जनसंख्या का भार अधिक है। तो प्रति व्यक्ति अगर हम भूमि उपलब्धता की बात करें तो प्रति व्यक्ति कृषि भूमि कितनी आती है, 0.4 हेक्टेयर व्यक्ति। तो 0.4 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति यहाँ पर क्या है, भूमि की उपलब्धता है, कृषि भूमि की उपलब्धता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। अब एशिया के प्रमुख देशों में अगर कृषि की हम बात करें तो उसमें कृषि योग्य भूमि में भारत है, चीन है, इनका अग्रणी स्थान है। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, ईरान, थाईलैंड, टर्की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, जापान है, फिलीपींस है, श्रीलंका है। इन देशों की भी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि है, जहाँ पर मुख्यतः बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। तो प्रति हेक्टेयर एशिया में अगर कृषि भूमि की उपलब्धता की बात करें प्रति व्यक्ति तो वो आती है 0.4 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर से भी बहुत कम यहाँ पर प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता है, कृषि भूमि की उपलब्धता है। तो कृषि
एशिया में कृषि उत्पादन को पढ़ने से पहले इसको जो प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं उसके आधार पर कृषि के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार बांटे जाते हैं, जिनके ऊपर यानी उत्पादन पर आधारित है, जलवायु पर या सिंचाई की व्यवस्था पर आधारित है, भूमि उपलब्धता के आधार पर हैं। तो इनके थोड़े प्रकार हैं, उनके बारे में हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकारों में जैसे अलग अलग होते हैं, यानी भूमि की उपलब्धता, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, व्यापारिक है या अनुत्पादन है, उसके आधार पर, यानी भरण पोषण वाली कृषि भी हो सकती है, व्यापारिक कृषि भी हो सकती है। तो उसकी उपलब्धता के आधार पर, भूमि की उपलब्धता के आधार पर उत्पादन के उद्देश्य, या कृषि के लिए जल कितना उपलब्ध है, या उसमें कौन कौन से पदार्थ उत्पादित किए जा रहे हैं, उसके आधार पर इनके अलग अलग प्रकार बांट लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें भूमि की उपलब्धता के आधार पर, जैसे कितनी भूमि उपलब्ध है उसके आधार पर कृषि के प्रकार। भूमि की उपलब्धता यानी एक तो जैसे विकसित देश जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इसके अलावा कनाडा है, इनमें क्या है, जो विस्तृत देश हैं जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ पर क्या जनसंख्या कम होने की वजह से वहाँ पर प्रति हेक्टेयर भूमि ज़्यादा, प्रति व्यक्ति हेक्टेयर है वो उपलब्धता ज़्यादा है, तो उसके कारण वहाँ पर विस्तृत कृषि की जाती है। इसके अलावा जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और भूमि कम है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। तो कृषि में भूमि उपलब्धता के आधार पर पहला जो प्रकार होगा वह है गहन कृषि। इसका सीधा सा अर्थ है भूमि कम, जनसंख्या अधिक, इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम। ये इसकी सामान्य विशेषता है एक प्रकार से। भूमि कम है, जनसंख्या क्या होती है ज़्यादा, तो यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। वर्ष में 2 से 3 फसलें भी इसमें ली जाती हैं। प्रति हेक्टेयर है उत्पादन अधिक होता है, यानी एरिया कम होने के बावजूद भी उत्पादन क्या है ज़्यादा होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि का जो टुकड़ा है वो छोटा है। एक छोटे से टुकड़े पर 5 से 6, 7, 8, 10 व्यक्ति निर्भर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है प्रति हेक्टेयर तो उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें उत्पादन क्या होता है कम, क्योंकि अधिक जनसंख्या पर भूमि है वो कम है, यानी छोटे से जो ज़मीन का टुकड़ा है या भूमि का टुकड़ा है उसके ऊपर जनसंख्या का दबाव क्या होता है अधिक। इसको इंटेंसिव कल्टीवेशन बोलते हैं। अब एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी विस्तृत कृषि, दूसरा जो प्रकार होता है भूमि की उपलब्धता के आधार पर वह होता है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि में क्या होता है भूमि अधिक, बिल्कुल इसमें विपरीत हो जाएगा गहन कृषि के। भूमि अधिक, जनसंख्या कम। जैसे कनाडा है वहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी प्रति व्यक्ति जो भूमि की उपलब्धता है वो ज़्यादा है, तो भूमि अधिक है जनसंख्या कम है। इसका भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होगा कम। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, लेकिन एक व्यक्ति के पास अधिक भूमि होने के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है ज़्यादा। प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। तो यहाँ पर गहन कृषि में क्या होता है भूमि कम जनसंख्या ज़्यादा, विस्तृत कृषि में भूमि अधिक होती है जनसंख्या क्या होती है कम। इसीलिए यहाँ पर क्या है प्रति हेक्टेयर तो उत्पादन कम हो पाता है, जितना गहन कृषि में होता है उतना नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास
जैसे यहाँ पर 1 हेक्टेयर पर 4 व्यक्ति निर्भर करते हैं और यहाँ 4 हेक्टेयर पर 1 व्यक्ति है, ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हेक्टेयर में उत्पादन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गहन कृषि है उसमें अधिक रासायनिक खादों का, उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है, इसमें थोड़ा कम होता है। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार हो गए भूमि की उपलब्धता के आधार पर, जिसमें गहन कृषि ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में और विस्तृत कृषि है वो कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया पहला भूमि उपलब्धता के आधार पर। अब दूसरा प्रकार होगा उत्पादन के उद्देश्य के अनुसार, यानी उत्पादन का उद्देश्य क्या है, कृषि किस उद्देश्य से की जा रही है, मोटिव क्या है, उत्पादन का उद्देश्य के आधार पर। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर। अब इसमें उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जा रहा है या व्यापारिक उद्देश्य से किया जा रहा है, वह 2 प्रकार से होता है, सब्सिस्टेंसिव एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं, निर्वाह मूलक कृषि। पहला जो प्रकार है वो है निर्वाह मूलक कृषि, मुख्यतः खाद्यान्न फसलें। गहन कृषि की भी ये विशेषता ही होती है एक प्रकार से कि उसमें खाद्यान्न कृषि ज़्यादा की जाती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है। तो निर्वाह मूलक जो कृषि होती है उसमें विशेषतः खाद्यान्न है वो बोए जाते हैं, और गहन कृषि वाले क्षेत्रों की ये कृषि कह सकते हैं, इसमें खाद्यान्नों की कृषि ही की जाती है। इसके अलावा आदिम कृषि का स्वरूप भी क्या होता है, निर्वाह मूलक ही होता है, उसमें केवल जीवन निर्वाह हेतु फसलें बोई जाती हैं। दूसरा होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर, या जिसको हम व्यापारिक कृषि कह सकते हैं, व्यापारिक कृषि। अब विस्तृत कृषि होती है, उसका उद्देश्य विशेषतः व्यापार होता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण क्या है, वो एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति ज़्यादा उत्पादन है तो उसको व्यापारिक उद्देश्य से बोया जाता है। तो इसमें जो व्यापारिक फसलें हैं वो बोई जाती हैं, जैसे चाय है, इसके अलावा कपास है, गन्ना है, ये जो फसलें हैं वो व्यापारिक कृषि में सम्मिलित होती हैं। व्यापार के उद्देश्य से यानी बेचने के उद्देश्य से ये फसलें बोई जाती हैं, न कि निर्वाह मूलक। तो उत्पादन का उद्देश्य है उसके आधार पर भी कृषि के 2 प्रकार बनते हैं, एक निर्वाह मूलक यानी जीवन यापन हेतु की जाने वाली कृषि, और दूसरा जिसमें व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं वो क्या कहलाती है, व्यापारिक कृषि, जिसका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना जिसका उद्देश्य होता है। अब इसके अलावा हम देखें सिंचाई या जल की उपलब्धता के आधार पर भी कृषि के प्रकार होते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर। अब इसमें अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जहाँ पर जल की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ की कृषि है वो आर्द्र या तर कृषि कहलाएगी, यानी ज़्यादा जल उपलब्ध होगा। इसके अलावा जहाँ पर थोड़ा कम जल उपलब्ध है वो शुष्क कृषि, और जहाँ पर जल उपलब्ध सिंचाई के लिए उपलब्ध है वो सिंचित कृषि कहलाती है, जल की उपलब्धता के आधार पर। एक तो हो गया आर्द्र एवं तर कृषि, वेट एग्रीकल्चर। जहाँ पर क्या है वर्षा ज़्यादा होती है, जिन क्षेत्रों में वहाँ पर जो कृषि की जाती है वो आर्द्र एवं तर कृषि कही जाती है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर जो दक्षिणी पूर्वी मानसूनी एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो कृषि की जाती है ह्यूमिड और वेट फार्मिंग इसको कहते हैं, तर प्रदेशों में जो कृषि की जाती है। इसके अलावा शुष्क कृषि, जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है तो वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, शुष्क कृषि। अब इसके आधार पर एक तीसरा प्रकार क्या बनता है, सिंचित कृषि।
ये उन प्रदेशों में की जाती है जहाँ पर वर्षा तो कम होती है, लेकिन वहाँ पर नदियाँ या नहरों के माध्यम से क्या है सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। इसी कारण क्या है वहाँ पर इरीगेटेड फार्मिंग या सिंचित कृषि की जाती है। वहाँ पर क्या है फसलें बोई जाती हैं जो जिनको पानी की आवश्यकता हो, बार बार सिंचाई की आवश्यकता हो, वो फसलें बोई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या नदियों या नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था होती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या उनको सिंचित कृषि में इसको सम्मिलित किया जाता है। तो आर्द्र उत्तर कृषि ज़्यादा वर्षा वाले 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर आर्द्र उत्तर कृषि की जाती है, जिसमें धान जैसी फसलें बोई जाती हैं, इसमें मोटे अनाज बोए जाते हैं। और इसमें जो फसलें जैसे कपास है या गन्ना है जो सिंचित सिंचाई के माध्यम से जिनका उत्पादन किया जा सके उनको सम्मिलित इसमें किया जाता है। तो ये जल की उपलब्धता के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं, आर्द्र उत्तर कृषि, तर कृषि, शुष्क कृषि और सिंचित कृषि। अब उत्पादित पदार्थ के आधार पर यानी जो प्रोडक्शन हुआ है वो किस प्रकार का है उसके आधार पर भी कृषि का प्रकार बांटे जा सकते हैं। अब उत्पादित पदार्थ में जैसे फसली कृषि है, यानी इसमें क्या है विभिन्न फसलें बोई जाती हैं, वो चाहे खाद्यान्न फसलें हो चाहे व्यापारिक फसलें हो। ये कृषि गहन भी हो सकती है और विस्तृत भी हो सकती है। यानी इसमें विशेषतः उत्पादन किया जाता है विभिन्न प्रकार की फसलों का। फसलें कैसी हो सकती हैं, खाद्यान्न फसलें भी हो सकती हैं और इसके अलावा कैसी हो सकती हैं वो खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक दोनों प्रकार की फसलें हो सकती हैं। जैसे इसमें कृषि की जा सकती है, कपास है, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, ये जो फसलें हैं इसमें बोई जाती हैं। तो फसली या क्रॉप फार्मिंग इसको हम कह सकते हैं। दूसरा जो होता है कृषि का प्रारूप वो होता है पशुपालन कृषि, यानी जैसे डेयरी फार्मिंग वगैरह हैं या चारागाह वगैरह बना करके पशुओं का जो पालन करना है वो भी किस में सम्मिलित होता है, कृषि में। लेकिन इनके जो उत्पादन होते हैं वो पशुओं से संबंधित होती हैं, न कि फसली यानी लिव स्टॉक फार्मिंग इसको हम कह सकते हैं, जिसमें दूध है, मांस है, ऊन है या अन्य चीज़ें जो दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन होता है। तो उसको किसमें सम्मिलित किया जाता है, पशुपालन कृषि में उसको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो प्रारूप बनता है जिसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है, यानी मिश्रित कृषि हम जिसको कह सकते हैं, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो होती है इसमें क्या होता है, जैसे मिश्रित कृषि में ये दोनों कार्य होते हैं। इसमें केवल फसल उत्पादन, फसल कैसी भी हो सकती है, व्यापारिक और खाद्यान्न। इसमें केवल पशुपालन। अब बहुत से क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। इसमें दोनों फसल एवं पशुपालन, यानी फसल उत्पादन भी इसमें होता है और फसलों का उत्पादन होने के साथ साथ में इसमें क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। तो पशुपालन के साथ साथ कृषि करना या कृषि के साथ साथ पशुपालन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने कृषि के प्रकार इसमें पढ़े। इसके अलावा क्या है, एक चौथा जो प्रकार बनता है वो दुग्ध पशुपालन कृषि होती है, जिसको डेयरी फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध पशुपालन कृषि, ये पशुपालन पर आधारित है और ये भी किस पर आधारित है, पशुपालन। लेकिन ये क्या है, डेयरी फार्मिंग है। ये व्यापारिक उद्देश्य से एक प्रकार से इसको किया जाता है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, दुग्ध पशुपालन कृषि। इसमें पशु पाले जाते हैं, दुग्ध का उत्पादन किया जाता है, साथ में वही फसलें बोई जाती हैं जो पशुओं के लिए क्या हो, आवश्यक हो, जिसको चारे के रूप में काम में लिया जा सके। इस प्रकार से ये होते हैं। इसके अलावा कृषि पद्धति पर आधारित जो पद्धति काम में ली जाती है कृषि की, उसके आधारित कृषि के प्रकार होते हैं।
पद्धति के आधार पर। अब जैसे बागवानी कृषि होती है, या जैसे एक स्थानांतरणशील जिसको हम कहते हैं, नंबर 1 स्थानांतरणशील कृषि। ये आदिम प्रकार है, आदिवासी जनजातियों के द्वारा ये की जाती है, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरणशील कृषि जिसको हम कहते हैं, यानी इसमें एक खेत में एक बार फसल बोने के बाद उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और अन्य कहीं पर कृषि की जाने लगी जाती है। ये आदिवासियों के द्वारा की एक आदिम प्रकार की कृषि है जो स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। इसके अलावा प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी बागाती कृषि है, जिसमें बाग लगा करके, बड़े बड़े बागान लगा करके जिसमें उत्पादन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बागाती कृषि। विशेषतः रोपण फसलों पर आधारित है, बागान इसमें बड़े बड़े लगाए जाते हैं। जैसे चाय की कृषि है या अन्य फलोत्पादन है, वो बागाती कृषि में जिनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा सोपानी कृषि, ये भी पद्धति है। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे चाय के बागान हैं वो सोपानी डालों पर बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, सोपानी कृषि कहलाती है। इसके अलावा इसमें आती है हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि जिसको हम कहते हैं, बाग लगा करके जिसमें फलों का उत्पादन किया जाए उसको क्या कहेंगे, उद्यान कृषि या हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये कृषि की पद्धतियाँ होगी, स्थानांतरणशील कृषि है, बागाती कृषि है, सोपानी कृषि है, उसके अलावा उद्यान कृषि है। तो ये जो अलग अलग इसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है उसके आधार पर ये जो है अलग अलग प्रकार बांटे गए हैं। स्थानांतरणशील या शिफ्टेड फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसके अलावा बागाती कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सोपानी यानी टेरेस एग्रीकल्चर, उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, वो पद्धति के आधार पर बांटे गए हैं। अब ये हमने सामान्यतः कृषि के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। अब एशिया महाद्वीप में कृषि के प्रारूप कौन कौन से देशों में कृषि की जाती है, कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।